का एक पैगाम हिंदुस्तान के नाम बहुत साफ सुथरा है कि हम पूरे पाकिस्तानी कौम एक हैं। इख्तलाफ सियासत में सियासी हुकूमत के साथ हो, मगर सिर्फ एक जगह पे हिंदुस्तान में के मामले में हम एक हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस चीज़ को मत उभारें। और एक और जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, मैं उसका भी जिक्र नहीं करना चाहता चूँकि वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। तो मैं आप लोगों से, मीडिया से गुजारिश करूँगा, एक पॉजिटिव रोल प्ले कीजिए और उन लोगों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके बयानात को ना लगाएं। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो आपसे कुछ गुफ्तगू करें। शुक्रिया मौलाना साहब। आपके खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। खाने में का मेन्यू क्या था मौलाना साहब? ये नहीं बता सकते। तैयारी खाइए वैसे मेन्यू इतना ज़्यादा था कि मैं गिन नहीं सकता। जी आप फरमाएं। जी यार साहब, ये बताइएगा कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि आप पहले मैं थोड़ा सा बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब अयाज सादिक साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने हमें घर बुलाया और हमें इज़्ज़त दी। मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ। जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है मेरे ख़्याल में इंतहाई ज़िम्मेदाराना और इंतहाई संजीदा गुफ्तगू उन्होंने की है। हमारे मुल्क में इख्तिलाफ़ात के हुदूद होने चाहिए। हम इख्तिलाफ़ राय का हक़ रखते हैं, इख्तिलाफ़ राय उसूलों पर करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी को इस बात का हक़ नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। और मेरे ख़्याल में क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीगी गद्दार ठहरे हैं आज। तो इस हवाले से एहतियात का दामन हमें थामे रखना चाहिए। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई है। हम इस हकूमत के जवाज़ को तस्लीम नहीं करते। बार बार आप हमसे सुन चुके हैं और अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। और आज वही दिन है जिस दिन मैं आज़ादी मार्च में लाहौर से गुज़र रहा था इस्लामाबाद की तरफ, और आज भी इंशाअल्लाह आपके साथ वो दिन मना रहा हूँ और यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ चलूँगा। तनक़ीद से कोई बालातर नहीं है। हमारे मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाती है, फिर उनको इज़्ज़त व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है। हमारे मुल्क में सहाबे किराम की तौहीन होती है, फिर उन्हीं लोगों को इज़्ज़त व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेजने के इंतज़ामात कर लिए जाते हैं। लेकिन हमारे इदारे इतने मुक़द्दस हैं कि उसके अफराद भी उनसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं कि वो तनक़ीद से बालातर हैं। हम शायद इस उसूल को तस्लीम नहीं करते। हम तौहीन-आमेज़ रवैये के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो अदालत के बारे में हो, जज साहिबान के बारे में हो, जनरल्स के बारे में हो, लेकिन हम अपनी तौहीन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस किस्म की सूरत हाल जो पाकिस्तान में बनाई गई है, जिन लोगों के ज़माने में पाकिस्तान ने माशी लिहाज से तरक्की की और हमारे मुल्क का तरक्की का सालाना तखमीना 6.5% तक पहुँच गया था, आज 0 से नीचे गिर गया है। मुल्क का दिवालिया कर दिया गया है। पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट पर ले गए थे।
कोई FATF के तहत हमारी कानून साजी नहीं हुई, हमने खुद अपनी पॉलिसियाँ बनाई। लेकिन आज हमारे मुल्क की मईशत कहाँ चली गई है। फिर माशी पॉलिसियाँ कमज़ोर भी होती हैं, माशी पॉलिसियाँ अच्छी भी होती हैं, लेकिन आम आदमी तक उसके असरात 5-5, 6-6 साल बाद, 10-10 साल के बाद मिलते हैं। यहाँ हुकूमत के पहले साल में लोग चीखना शुरू कर गए महंगाई के हाथों, और पहले ही साल में आपको याद होगा कि छोटे ताजरों और दुकानदारों ने देहात की सतह तक जाकर एहतजाजी हड़ताल की थी। इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज़ हुकूमतें हम पर मुसल्लत न की जाएँ, धांधलियाँ न की जाएँ, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि ख़ुद को महवर समझकर, ख़ुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का ख़ुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तक़द्दुस का ये आलम हो, तो फिर ज़ाहिर है इख्तिलाफ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे। और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आबैन मुझे मार की सियासत करती है, जो ख़ुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा अपोजिशन इश्तियाल की तरफ जाती है, हुकूमत उसको एतदाल की तरफ लाने की कोशिश करती है ताकि बहरान पैदा ना हो। यहाँ तो बहरान पैदा किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है, और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। ये फरमाइएगा कि आपकी क्या ऑपोजिशन जमातों की तहरीक जो है वो भी चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक अपने घुटने टेक देगी? हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत जिनकी है, फिर आप कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। मौलाना साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली, आप उसे इत्तफाक करते हैं, आप करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए, ये ज़रा कम है थोड़ा सा। मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जो बयान दिया लगता ये है कि इमरान खान एक जानिब तो नरेंद्र मोदी को दे रहे, दूसरी तरफ उन्होंने मीडिया के सामने, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस इशू को हम जितना जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, तो बेहतर होगा। मैंने वजाहत भी दे दी, मैंने आज भी बात कर दी, और मेरी जो ओरिजिनल क्लिप है वो भी देख लें कि मैंने क्या कहा, वो साफ जाहिर है। अब उसको जो प्ले अप कर रहा है, जो इंडियन मीडिया के एजेंडे को प्ले अप कर रहा है, वो पाकिस्तान से कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा। बस इस इशू को छोड़ें, आप मौलाना साहब मेहमान हैं, उनसे बात करें। मैंने तो गलत बात की नहीं, मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की, मैंने तो वजाहत आपको दे दी है। अच्छा मौलाना साहब, ये फरमाइए कि आपने तहरीक जो है वो हुकूमत के खिलाफ शुरू कर रखी है, जलसों पे लाखों करोड़ का भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन एक आसान सा तरीका है, आप अदम एतमाद तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में पेश करें और हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों आपको अपने लोगों को एतमाद नहीं है? गौर करते हैं मशवरे पे। देखिए दो चीज़ें हैं। सियासतदान का ये भी एक फ़र्ज़ होता है कि वो आम आदमी का तर्जुमान बने, उसकी ज़ुबान बने। PDM में शामिल जितनी जमातें हैं और उनकी जो क़यादतें हैं, वो आज अवाम की बात करते हैं। जब हम अवाम में जाते हैं, उनको सहारा मिलता है, उनको हौसला मिलता है, और वो समझते हैं कि हम गरीबों का भी कोई बोलने वाला है, बात करने वाला है। वरना जहाँ तक इस्तीफ़ों का मसला है, यकीनन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत ही मुख्तसर और आसान रास्ता है, लेकिन चूँकि हमारे PDM के आने वाले ऑप्शंस में शामिल है ये,
तो जो भी तय होगा हम बाहर मुशावरत के साथ जिस मौके को मुनासिब समझेंगे इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। उनको ये कहा है कि हम आपके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, इसमें कितना सच है? जी मौलाना साहब ये बताइएगा कि समझ में नहीं आई बात। अब्दुल कादिर बलोच की वजह से खबर आई है कि वो पीडीएम से इस्तीफा दे गए हैं, तो क्या आप उनसे बात करेंगे? मुझे इल्म नहीं है। ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया कि हमारी जदोजहद है अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि आर्मी चीफ शफाफ इलेक्शन हो? देखिए इस तरह तो आप गिलगित क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी तो होते हैं, तो हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा तो लेते हैं, आवाम के साथ एक राब्ते भी होता है और नताए सामने आएंगे तो हम जिस तरह इस पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं उसमें भी दे सकेंगे। आपकी गुफ्तगू से ये है आप लोगों की 16 अक्टूबर से जो मौका था आप उससे पीछे होते जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो मौका था बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है। सारी साहब ने भी यू टर्न ले लिया, आप भी यू टर्न मैं आपकी नफ्सियात को समझ रहा हूँ, आप एक सहाफ़ी की हैसियत से क्या कहलवाना चाहते हैं हमसे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अयाज सादिक साहब के बयान से जो प्याली में तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की गई, हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सियासत को उन हदूद में रखें जो आइन और क़ानून के दायरे में हो, पाकिस्तान के हुब्बुल वतनी के दायरे में हो। अगर इस किस्म के कोई इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करता है और किसी के करैक्टर को तबाह करता है, उसकी हुब्बुल वतनी को तबाह करता है, तो फिर ज़ाहिर है कि उसको नीचे लाना और अपने उस पटरी पे लाना जो उसका हकीकी मकाम है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो आप हमें ये आग दिलाएंगे कि तुम तो पीछे हट गए। खुदा का खौफ करो। मीडिया से ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि मुल्क को अगर आग लगती है तो भी आपकी इन सवालात से लगती है, मुल्क को अगर ठंडक मिलती है तो अभी तो गद्दारी का तारुफ बताएंगे, गद्दारी का तारुफ क्या है? गद्दारी के तारुफ के लिए हमदुर रहमान कमीशन को सामने लाया जाए, फिर उसके बाद पता चल जाएगा। ये फरमाइए, सिविल लाइन में दरखास्त चली है मुकदमे की, आपसे अभी तक पुलिस ने कोई राब्ता किया या आपने? जब होगा मैं बता दूंगा। अयाज साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि एक इकाई की आपने बात की, इस एक इकाई के ऊपर जो है नवाज शरीफ का बड़ा तनकीद है, उस एक इकाई के ऊपर आज आप कह रहे हैं आप एक इकाई के साथ खड़े हैं, तो नवाज शरीफ के बयानिया से आप लोग पीछे हटते हैं जो वो तनकीद जो किरदारों के ऊपर कर रहे हैं, तो एक इकाई का क्या मतलब है? आप देखें दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि आप मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने जो वहाँ कौमी असम्बली में कहा, उसके बाद मैंने जो वजाहत जब हिंदुस्तान की तरफ से ये हमारे यहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया पे किया और हिंदुस्तान की तरफ ये वजाहत भी आ गई और मैंने आज भी वजाहत दी। साहब ये फरमाइए कि आप जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो मौलाना कहते थे ये करप्शन है, अब ये जो गद्दार और गैर महब वतन कहना कि ये हुकूमत की कोई लाइन है कि आपको और लाइन की जानब ले जा रहे हैं? हज़रत ये हुकूमत अपनी हमाकतों के नतीजे में अब अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू से या उनके कुछ अल्फाज से कोई इख्तिलाफ राय कर सकता है, लेकिन उसके रद्द-ए-अमल में पुलवामा का जिक्र करके जिस अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया है उसका भी तो अंदाज़ा लगाया ना कि वहाँ है क्या, वहाँ किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है या कोई कानूनी हुकूमत मौजूद है या कोई अहल हुकूमत मौजूद है। नाजायज़, नालायक और ना अहल हुकूमत इस वक्त दो जगहों पे के खिलाफ एप्लीकेशन जा चुकी है इसी हवाले से, इस्लामाबाद और एक लाहौर के। एप्लीकेशनों के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। जो कुछ ऐसा हो, क्या असेंबली में कहे हुए अल्फाज बाहर चैलेंज हो सकते हैं? नहीं, बाहर हो भी नहीं सकते। पार्लियामेंट इज अबव सुप्रीम। बहुत शुक्रिया। नहीं बढ़ा